ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992। जब ऑलरेडी एक एक्ट था, वापस से एक्ट बनाने की क्या जरूरत पड़ी? सबसे पहले समझिए और इस एक्ट की भावना को समझिए। यूजुअली क्या होता है, राजस्थान पब्लिक जो दूसरा एक्ट है वो है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट। दोनों एग्जाम्स में डिफरेंस समझिए कि दोनों एक्ट, एक एक्ट है 1992, एक एक्ट है 2022। देखिए दोनों का स्पेन अलग अलग है, दोनों अलग अलग क्षेत्रों में लागू होते हैं। यूजुअली क्या होता है, अगर आपको 1992 एक्ट का स्कोप समझना है तो इसका स्कोप मिलेगा इसके शेड्यूल के अंदर, जहाँ पे शेड्यूल के अंदर एक डेफिनेशन दी हुई है पब्लिक एग्जामिनेशन 2B के। इसका एक डेफिनेशन है 2B पब्लिक एग्जामिनेशन। पब्लिक एग्जामिनेशन में ये जो एक्ट है 1992 वाला एक्ट, ये कवर करता है 3 तरह के एग्जामिनेशन को। कौन कौन सी एग्जामिनेशन है सर? पहली एग्जामिनेशन है आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन। किसकी एग्जामिनेशन? राजस्थान बोर्ड की, आरबीएससी की एग्जामिनेशन, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की एग्जामिनेशन। दूसरा जो इसका स्पेयर है, ये करता है यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन को। विश्वविद्यालयों में जो अपनी एग्जामिनेशन होती है, यूनिवर्सिटीज की एग्जामिनेशन को एक कवर करता है। द थर्ड थिंग इज जो भी ऑटोनोमस कॉलेज है। ऑटोनोमस कॉलेज क्या होते हैं सर? क्या होता है ऑटोनोमस कॉलेज? को बताएगा मुझे? ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज वो होती है जिसको कोई फंड की जरूरत नहीं है, वो खुद के फंड से चल रही है, और वो ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज, जैसे सुबोध एक ऑटोनोमस कॉलेज है, इनको जो फंड हो रहा है ये खुद से ही ये लोग मैनेज करके यूनिवर्सिटी को रन कर रहे हैं। जितने भी मतलब प्राइवेट अगर यूनिवर्सिटीज में अगर एग्जामिनेशन में चीटिंग करते हो तो ये एक्ट अट्रैक्ट करता है 1992 वाला। इसकी पेनल्टी, इसकी सजा जो है वो थोड़ी सी कम है रेस्पेक्टिव विद 2002। इसका स्पेयर सबसे बड़ा है। 2022 का जो स्पेयर है ना, इसका स्कोप वाइड है। 2022 का स्कोप ज्यादा वाइड है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्स है सर? इसमें सारी एग्जाम्स, जैसे मान लीजिए कोई आर जिसमें चीटिंग करता हुआ पाया गया तो वो किस में जाएगा? 1992 में, 2022 में? 2022 में। इसमें अगर आप देखेंगे शेड्यूल में, इसका जो सेकंड शेड्यूल है जहां पे ये 2E से डील करता है। किससे? 2E आपका सेकंड शेड्यूल। आपकी जो दूसरी अनुसूची है ये डील करती है सर किससे? हाई कोर्ट को एग्जाम करा रहा है, आरपीएससी को एग्जाम करा रहा है, और कौन सा एग्जाम करा रहा है सर? आरपीएससी करा रहा है, हाई कोर्ट करा रहा है, एसएससी करा रहा है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, आरएसएमएसएस भी बोलते हैं इसको अपन, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, वो एग्जाम करा रहा है, या फिर कोई भी स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी एग्जाम करा रही है, कोई भी रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो मेनली यहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन है वो किससे, आप जो भी एग्जामिनेशन देखोगे वो किससे रिलेटेड है? रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। और इनकी जितनी भी एग्जामिनेशन है, देखिए सर इस एक्ट में अगर आपको बेसिक डिफरेंस समझना है तो बेसिक डिफरेंस इतना सा मानिए कि सर 1992 की एग्जाम में अगर चीटिंग कर रहे हो आप, तो वहां की जो एग्जाम है वो कोई नौकरी के एग्जाम नहीं है। पास होने के लिए पहले क्या था सर, 10वीं 12वीं का भी बहुत खौफ हुआ करता था, उसमें बच्चे बहुत दबा के चीटिंग किया करते थे। लेकिन जब से उसका सामाजिक महत्व खत्म हुआ है, एग्जाम्स के लिए आप हमेशा बात याद रखिए कि जब एग्जाम का सामाजिक महत्व खत्म हो जाएगा तो उस एग्जाम में चीटिंग होना बंद हो जाएगी। जैसे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम में सामाजिक महत्व बहुत ज्यादा है, आरएस का सामाजिक महत्व बहुत ज्यादा है, तो उसमें चीटिंग बहुत ज्यादा है। सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में चीटिंग क्यों होती है? क्योंकि सामाजिक महत्व ज्यादा है। अरे सोसाइटल इंपैक्ट ज्यादा है। पहले वही इंपैक्ट 10वीं 12वीं को हुआ करता था, तो पहले 10वीं 12वीं में चीटिंग हुआ करती थी। लेकिन आपने एक थ्योरी पढ़ी है सालमन की, पिजन होल थ्योरी। तो पिजन होल थ्योरी भी तो इसी बारे में बात करती है कि अगर विद द टाइम ये रियलाइज हुआ सोसाइटी को, समाज को, अगर ये लगता है कि एक नया कानून बनना चाहिए, तो वैसे ही नया कानून बन के आया 2022 में। क्योंकि पहले के जितने भी लॉज थे दे आर नॉट स्ट्रिंजेंट, कोई सख्त प्रावधान नहीं थे और कोई प्रावधान था भी नहीं। थोड़ा सा उसको स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिंजेंट बनाया गया। हाँ, स्ट्रिंजेंट बनाने के लिए किया गया, कठोर प्रावधान लेके आए गए। बात समझ में आ रही है? और कठोर प्रावधान के लिए ही इन लोगों ने क्या किया, एक नया एक्ट लेके आए जो कि सिर्फ किससे डील करेगा? आपके रिक्रूटमेंट से डील करेगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य वो सिर्फ क्या रहेगा सर? आपका सिर्फ भर्ती, जितनी भी भर्तियां हो रही है ना सर, भर्ती में अनुचित साधनों को रोकने के लिए, जितने भी अनफेयर मीन्स है। दोनों डेफिनेशन, दोनों एक मैंने जस्ट ओवरऑल ऊपर से पढ़े, लेकिन आपको एक बार समझ लीजिए, एक डेफिनेशन है यहाँ पे अनफेयर मीन्स की, वो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है एपीओ के एग्जामिनेशन के लिए। कौन सी? अनफेयर मीन्स की डेफिनेशन और पनिशमेंट, ये पेनल्टी वगैरह जितनी भी दी हुई है वो हम पढ़ेंगे। आज ये स्टार्ट करते हैं 1992 वाले एक्ट से।
इसकी डेट्स वगैरह देख लो कि कौन सी डेट से क्या है। देखिए अगर आप मुझसे पूछे 70 मार्क्स में से ये एक्ट कितना स्कोर लेके जाएंगे दोनों एक्ट कंसोलिडेट करके, तो मुझे लगता है ये 4 से 5 नंबर दोनों एक्ट लेके जाएंगे। कितने? 4 से 5 नंबर का वेटेज होगा दोनों एक्ट का, जितना मुझे लगता है। बाकी पैटर्न नया है, कोई कुछ कह नहीं सकता और नहीं भी लेके जाए, लेकिन इन एक्ट से देखिए एक एक नंबर मैटर करता है जब नेगेटिव मार्किंग हो जाए। एक एक नंबर क्या करता है सर? मैटर। तो हम स्टार्ट करते हैं इस एक्ट के साथ। सिली मिस्टेक्स मत करना, छोटा सा एक्ट है, फ्री फंड के नंबर है। यहाँ से अगर यहाँ से नंबर गवा रहे हो तो ये आपकी मूर्खता है, तो आपको ये काम नहीं करना है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ इस एक्ट को। सबसे पहले लिखिए, सबसे पहले लिखिए गेजेटेड डेट लिखिए, राजपत्रित किया गया, राजपत्रित किया गया, गेजेटेड डेट, गेजेटेड डेट लिखिए इसकी। फर्स्ट चीज लिखिए गेजेटेड डेट, राजपत्रित डेट। राजपत्रित की जो तारीख है वो लिखिए। देखिए अपने क्या क्या सब्जेक्ट बचे हुए हैं अब तक। अपना एक्साइज के लगभग उसके सॉरी आर्म सेट के 30-40 सेक्शंस बचे हुए हैं और मोर देन 70-80-100 सेक्शंस आईपीसी के बचे हुए हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द सिलेबस इज ओवर। हिंदी इंग्लिश का कोर्स ओवर हो चुका है, और अगर किसी हिंदी इंग्लिश टॉपिक में दिक्कत है तो वी विल एंगेज ए फैकल्टी, बिकॉज वी हैव स्टिल 45 to 50 days लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज। ठीक है, जो भी हो तैयारी कीजिए। मैं सिलेबस मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 30-40 दिन दे रहा हूँ ताकि आपका सिलेक्शन हो। अब तैयारी कीजिए, अब आपकी मेहनत है जो अब 40-50 दिन में दिखनी चाहिए मुझे। डेट लिखिए 11 नवंबर 1992, 11 नवंबर 1992। राज्यपाल की अनुमति, असेंट ऑफ गवर्नर, असेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की अनुमति, राज्यपाल की अनुमति 8 नवंबर, क्योंकि मंजूरी मिलेगी तभी तो सर छापेंगे उसको, याद रखना। ठीक है, 8 नवंबर लिखिए। द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इज, द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इज, द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। इस अधिनियम का उद्देश्य यह है कि, इस अधिनियम का उद्देश्य यह है कि द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर and use of unfair means, and use of unfair means, and use of unfair means at public examination, use of unfair means at public examination। इस अधिनियम का उद्देश्य यह है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में, सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के प्रकटन, प्रश्न पत्रों के प्रकटन और प्रश्न पत्रों के प्रकटन और अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए, और अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए, और अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो दो मेन पर्पसेस एक्ट के। तो पहला पर्पस तो क्या है सर? पहला पर्पस तो ये है कि लीक नहीं होना चाहिए पेपर। एक तो सर लीक नहीं हो पेपर, एक तो प्रकटन को होने के रोकना है, और दूसरा क्या है सर? अनफेयर मीन्स। ये दोनों चीज को समझिए, लीकेज क्या होता है और अनफेयर मीन्स क्या होता है। लीकेज होता है सर एग्जाम होने के पहले, और अनफेयर मीन्स होते हैं जो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जो आप चीटिंग करते हो, वो अनफेयर मीन्स है। बात समझ में आई? तो प्रकट होने से भी रोकना है और अनुचित साधन होने से भी रोकना है, मतलब लीकेज भी रोकना है और अनफेयर मीन्स को भी रोकना है। ये एग्जामिनेशन के पहले की स्टेज है लीकेज, और ये जो स्टेज है ये ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन जो आप अनफेयर मीन्स यूज कर रहे हो, मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ, जो भी चीज आप यूज कर रहे हो, इन चीजों को रोकना है। बात समझ में आई? कल को अगर मान लीजिए कल को भविष्य में आरजेएस, आरएएस और जितने भी एग्जामिनेशन है उनका भी अगर स्तर खत्म हो जाता है, ठीक है ना, सामाजिक सोच अगर उन एग्जाम से हट जाती है तो उन एग्जाम्स में चीटिंग होना भी बंद हो जाएगा। बात समझ में आई? एक चीटिंग क्यों होती है? चीटिंग सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि समाज ने सरकारी नौकरियों को हद से ज्यादा इज्जत दी हुई है। ये दिक्कत है समाज के साथ। दिस इज द प्रॉब्लम विद सोसाइटी। और ये प्रॉब्लम पहले 1992 के टाइम 10वीं 12वीं की एग्जाम्स को थी, कॉलेज में एग्जाम्स को थी। भाई कॉलेज में अच्छी परसेंटेज बन जाएगी तो वहां नौकरी लग जाएगी, लेकिन अब सबके पास कॉलेज की डिग्री है, सबके पास 10वीं 12वीं है।
तो अब शिफ्टिंग कहाँ हो गई है? रिक्रूटमेंट पर, भर्ती परीक्षाओं पर। तो अब इनको रिक्रूटमेंट के लिए एक्ट बनाना पड़ा। बात समझ में आई? और कल 50 साल बाद अगर लगेगा कि आरएस की वैल्यू खत्म हो गई और लोगों को लगा क्या पता बिजनेस करें, कुछ टाइम कोई दूसरी चीज होगी तो दूसरी चीज करेंगे, लेकिन ये किसी चीज कभी बदलेगी नहीं। दिस थिंग वॉन्ट चेंज। ये सब चलता रहेगा, क्योंकि एक देयर इज ए जूरिस्ट सालमन नहीं, रॉस्को पॉन्ड, उन्होंने कहा था कि सोसाइटीज ग्रोज विद द सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी की, उन्होंने कहा था कि लो ग्रोज विद द सोसाइटी, फॉल्स विद द सोसाइटी। जैसे आपकी सोसाइटी बढ़ती है वैसे ही कानून बढ़ता है। सोसाइटी, अगर समाज गिर गया तो कानून का भी पतन है। हाँ, चलिए हम आगे चलते हैं और आगे और लिखिए। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए। and to provide and to provide and to provide matters connected therewith and to provide matters connected therewith and incidental thereto and incidental thereto and connected therewith and incidental thereto। दूसरा पॉइंट लिखिए, तथा उनके आनुषांगिक विषयों के लिए, तथा उनके आनुषांगिक विषयों के लिए, तथा उनके आनुषांगिक विषयों के लिए और संसक्त विषयों के लिए, आनुषांगिक विषयों के लिए और संसक्त विषयों के लिए उपबंध तैयार करना, उपबंध तैयार करना, उपबंध तैयार करना, उपबंध तैयार करना, उपबंध तैयार करना। सो ऑल दीज प्रोविजंस जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी, ये सारे के सारे प्रावधान अगर आप देखोगे तो ये बहुत इजी हैं। रटना मत, समझने की कोशिश करना, समझोगे तो पूरा याद आ जाएगा। पहले समझ लो, फिर मल्टीपल टाइम जब पढ़ता है आदमी तो फिर रटने में आती चीजें। तुम वन टाइम पढ़ोगे रटने में नहीं आएगी। जब तुम समझोगे फिर बार बार उसको उसी वे में पढ़ोगे तो फिर तुम रटोगे। और मेंटल रिविजन करना, भाई सेक्शन 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 2A ये है, 2B ये है, 2C ये है, 2D ये है। जब आप मेंटली सोचते हो चीजों को पढ़ने के बाद, बुक्स बंद हुई और अगर आप मेंटली सोच पा रहे हो तो मतलब आपकी याद होने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। ये करके देखना, क्योंकि एग्जाम में जब हम मेंस लिखेंगे, एग्जाम में जब हम एमसीक्यू सोल्व करेंगे, उस टाइम हम मेंटली ही सोचेंगे, तो उस चीज के लिए तैयार रहना। इज इट राइट? ओके, आगे चलो। ठीक है, एक और याद रखना चीज, ये जो एक्ट है ये एक्ट नंबर 27 है। कौन सा एक्ट नंबर है? 27 ऑफ 1992, 27वां एक्ट है ये 1992 का। ठीक है, इसको भी याद रखना। बस गवर्नर साहब ने साइन किए तब से वो अलग है, तो फिर देख लेंगे, अभी आ जाएगी। जिस दिन राजपत्रित में प्रकाशित हुआ ना, ये इन्फोर्सिंग डेट है। किसके वेरिएट में? कौन सा वेरिएट? कौन कानून में नहीं लिखा होगा। देखिए ऐसा है कि जब गैजेटेड हो जाता है ना कोई भी एक्ट, ये उसकी तारीख है, उसकी तारीख को छोड़िए अभी। यूजुअली क्या होता है, अगर आपसे इन्फोर्सिंग डेट पूछे इसकी, तो जिस दिन राजपत्रित हुआ है सर, दैट इज इन्फोर्सिंग डेट, इसी को इन्फोर्सिंग डेट है। वो डिफरेंट होती है, हाँ वो डिफरेंट होती है। ठीक है ना, तुमसे इन्फोर्सिंग डेट पूछेंगे, यू हैव टू मेंशन 11 नवंबर। ठीक है, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 लिखिए। सेक्शन नंबर 1 के अंदर, दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द राजस्थान, दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द राजस्थान। यह अधिनियम संपूर्ण राजस्थान राज्य में प्रवर्त होगा। 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 डेफिनेशन क्लोज में आइए सर, 4 डेफिनेशन है, जल्दी से देखिए सर। इसमें 4 डेफिनेशन है, हम 4 डेफिनेशन पढ़ेंगे इसमें, ए बी सी और डी। यूजुअली जो 4 डेफिनेशन है इसमें से फर्स्ट डेफिनेशन है एग्जामिनेशन सेंटर, परीक्षा केंद्र। दूसरी सर पब्लिक एग्जामिनेशन, पब्लिक एग्जामिनेशन सार्वजनिक परीक्षा। तीसरी सर अनफेयर मीन्स,
अनफेयर मीन्स। चौथी द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। अगर आप सिंपल सी बात समझेंगे तो सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 2C, और ये जो 2B है सर इसको आपको पढ़ना है शेड्यूल 1 के साथ, ठीक है ना। तो ये पब्लिक एग्जामिनेशन कौन कौन सी है जो शेड्यूल 1 में दी हुई है, कहीं लिखा नहीं है इन्होंने, सॉरी लिखा है स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, हाँ लिखा है ठीक है, स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, तो मतलब इसके साथ आपको शेड्यूल पढ़ना है। तो 3 एग्जामिनेशन शेड्यूल में दी हुई है, ठीक है। आरबीएससी वाले राजस्थान बोर्ड की एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटीज की एग्जामिनेशन और ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज की एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर 2A में लिखिए, परीक्षा केंद्र में लिखिए प्लीज, इसमें लिखिए। इसको भी 2 भागों में लिखेंगे, जैसे हमने लिखा था ना सर पहले, एग्जामिनेशन सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, परीक्षा केंद्र की बात कर रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन को भी प्लीज ऐसे ही लिखना, उससे आपको याद रहेंगी। सर दो शब्द होते हैं, एक होता है मीन्स, एक होता है इंक्लूड्स। मीन्स का मतलब क्या होता है लोकल लैंग्वेज में कि द लिस्ट इज एग्जॉस्टिव, मतलब ये लिस्ट जो यहाँ पे दी हुई है ये संपूर्ण है। और इंक्लूड्स का मतलब होता है द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, भैया ये लिस्ट संपूर्ण नहीं है, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर को भी मीन्स और इंक्लूड करके लिखिए। इसमें लिखिए एनी प्लेस फिक्स्ड फॉर, इधर लिखिए एनी प्लेस फिक्स्ड फॉर होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन, एनी प्लेस फिक्स्ड फॉर होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन। सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के लिए, सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के लिए नियत कोई भी स्थान। अब उस स्थान में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हो सकती है वो देखिए, एंटायर प्रीमाइसेस अटैच्ड देयरटू, देखिए एंटायर प्रीमाइसेस अटैच्ड देयरटू, एंटायर प्रीमाइसेस अटैच्ड देयरटू। उसमें संलग्न संपूर्ण परिसर, उसमें संलग्न संपूर्ण परिसर, उसमें संलग्न संपूर्ण परिसर, उसमें संलग्न संपूर्ण परिसर। होता है सर कभी कभी स्कूल्स होती है, अब स्कूल की भी 3-3 4-4 अलग अलग होती है। एक स्कूल जैसे आता है ना कि जैसे महिला स्कूल यहाँ है, बाल स्कूल का जो है वो दो बिल्डिंग छोड़ के है। तो टेक्निकली बात ये होती है कि अगर आपका महिला स्कूल नंबर 1 में आया है तो वही आपका सेंटर है, उसकी पूरी जितनी भी उसका प्रीमाइसेस है वो पूरा आपका है। लेकिन अगर आपका बाल में आया है, उसी जो राजकीय कन्या महाविद्यालय के बालशाला में आया है, तो बालशाला हो सकता है ना 2 बिल्डिंग बाद हो। तो कहने का मतलब ये कि पूरा प्रीमाइसेस उसके अंदर है, परीक्षा केंद्र के अंदर पूरा प्रीमाइसेस आता है। इट इंक्लूड्स होल प्रीमाइसेस जो भी उसके पास है। समझ में आई बात? चलिए सेकंड डेफिनेशन लिखिए 2B लिखिए, सार्वजनिक परीक्षा पब्लिक एग्जामिनेशन मीन्स एग्जामिनेशन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, मीन्स एग्जामिनेशन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, वह परीक्षा जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। सी अनफेयर मीन्स, अनफेयर मीन्स इसमें लिखिए इफ एनी पर्सन while answering questions in public examination, if any person while answering questions in public examination, जहां कहीं भी कोई व्यक्ति सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देते समय while answering questions in the public examination does following निम्नलिखित कार्य करता है। पॉइंट नंबर वन लिखिए ऑथोराइज हेल्प फ्रॉम एनी पर्सन, लिखिए अनऑथोराइज हेल्प फ्रॉम एनी पर्सन, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, बताओ आप। अनऑथोराइज हेल्प फ्रॉम एनी पर्सन, किसी व्यक्ति से अपराधिकृत सहायता। पॉइंट नंबर 2 लिखिए
from any material, from any material written, from any material written, recorded or printed, from any material written, recorded or printed, from any material written, recorded or printed. दूसरा पॉइंट लिखिए, जो कि लिखित, अभिलिखित या मुद्रित सामग्री रूप में हो, जो कि लिखित, अभिलिखित या मुद्रित सामग्री रूप में हो। पॉइंट नंबर थर्ड लिखिए, पॉइंट नंबर थर्ड लिखिए, पॉइंट नंबर थर्ड लिखिए, using of any unauthorized telephonic wireless, using of any unauthorized telephonic wireless, using of any unauthorized telephonic wireless or electronic or other instrument or gadget लिखिए, किसी भी प्रकार की अपराधिकृत दूरभाषित, किसी प्रकार की अपराधिकृत दूरभाषित कोमा बेतार या इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्य उपकरण, बेतार या इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्य उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्य उपकरण या यंत्र का उपयोग, या यंत्र का उपयोग, या यंत्र का उपयोग, या यंत्र का उपयोग। डन। ये देखिए, ये जो डेफिनेशन है ना अनफेयर मीन्स, ये मेंस में भी पूछी जा सकती है और यहाँ भी पूछी जा सकती है। ये देख लीजिएगा इसको, इसके बाहर ये इंपॉर्टेंट है इस पूरे एक्ट के लिए, इसमें भी 92 में भी और 2022 में भी, दोनों जगह ये इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। डी, 2D लिखिए, 2D में एक लाइन लिख लीजिए, any word or expression used in this act, any words and expression used in this act, any words and expression used in this act but not defined having the same meaning of Indian Penal Code, same meaning having the Indian Penal Code। देखिए, वे शब्द जो यहाँ प्रयुक्त किए गए हैं, परंतु परिभाषित नहीं किए गए, वे शब्द जो यहाँ प्रयुक्त किए गए हैं परंतु परिभाषित नहीं किए गए, उन शब्दों का वही अर्थ होगा जो कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत है, जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत है, जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत है। ठीक है। सेक्शन 3 लिखिए। अब किसी ने भी अगर जो डेफिनेशन दी हुई ना अनफेयर मीन्स, सर जो 2B की डेफिनेशन है, 2B की डेफिनेशन में सेक्शन 3 सिर्फ एक डायरेक्टिव प्रोविजन है, डायरेक्ट कर रहा है अगर ये काम मत करना। समझ में आई बात? 2B बता रहा है कि क्या क्या नहीं करना, और 3 बता रहा है कि आपको प्रोहिबिट कर रहा है, मतलब ये सिर्फ एक डायरेक्टिव प्रोविजन है। डायरेक्टिव मतलब निर्देशित कर रहा है कि ये काम मत करना। अनफेयर मीन्स में परिभाषित किया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है। लिखिए, सेक्शन 3 is an enabling provision. सेक्शन 3 is an enabling provision. धारा 3 एक सशक्त प्रावधान है, सेक्शन 3 is an enabling provision which talks about that no person shall use unfair means at public examination. No person shall use unfair means at public examination। ये एक सशक्त प्रावधान है जो ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा। सेक्शन 4। अब देखिए, जितना भी काम था ना अब तक तो आपने पूरा पढ़ा होगा, तो आपको एक एक्ट का समझ में आया होगा सिस्टम कि सर अब तक तो अनफेयर मीन्स की बात कर रहे हो सर, लेकिन लीकेज भी तो रोकना है। उसके बारे में आएगा आप सेक्शन 4। उसके बारे में कौन बात करेगा? सेक्शन 4, क्योंकि प्रकटन भी तो रोकना है सर। उसका प्रकटन रोकने के लिए करना पड़ेगा कुछ। लिखिए, इसमें लिखिए
इसमें लिखिए कोई भी व्यक्ति, सेक्शन 4 में लिखिए कोई भी व्यक्ति जो परीक्षा करने के लिए विधि पूर्वक प्राधिकृत या अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञात नहीं है तो वह प्रश्न पत्रों के वितरण से पूर्व अनुज्ञात नहीं है तो वह प्रश्न पत्रों के वितरण से पूर्व निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा। A person who is not authorized, a person who is not lawfully authorized, or permitted by the virtue of his duties, shall not do following things before the distribution of question papers at public examination। क्या क्या काम नहीं करेगा उसको देखिए, मतलब जो आदमी ऑथोराइज नहीं है वो, तो ये प्रोविजन किसके ऊपर लगेगा? द पर्सन हु इज नॉट ऑथोराइज। लेकिन अगर सर आप सुनिए मेरी बात, लेकिन जो आदमी ऑथोराइज्ड है वही अगर एक काम करेगा तो उसके लिए क्या होगा? फिर उसके लिए 2022 का एक्ट होगा। फिर अरे मतलब रिक्रूटमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, रिक्रूटमेंट के लिए, क्योंकि अभी जितने भी पेपर्स आउट हुए हैं वो अनऑथोराइज आदमियों ने नहीं किए हैं, सब ऑथोराइज लोगों ने किए हैं। सारे आरपीएससी के मेंबर्स हैं, सारे आरपीएससी के मेंबर से आउट हुए हैं, उसमें से 2-3 तो अप्रूवर बन गए अभी गवर्नमेंट के। तब यूजुअली क्या होता है ना कि एक जो स्टूडेंट होता है सर, वो स्टूडेंट ये चाहता है, कोई नहीं चाहता कि 3-3, 4-4, 5-5 साल तक तैयारी करे। सबका क्या मन होता है कि यार नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो मेरी होनी चाहिए। अपने तो चलो फिर भी ठीक है, हाई कोर्ट की बहुत अच्छी व्यवस्था है और लो के पेपर्स तो आउट भी नहीं होते इतने, लेकिन जहाँ पे लो के पेपर आउट भी हुए वहाँ पे भी हाई कोर्ट को ज्वाइनिंग देनी पड़ती है। लो वाले फील्ड में इतना इशू नहीं है। चलिए आगे लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए सर, पहला पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ऐसा प्रश्न पत्र या उसका कोई भी भाग या प्रति न तो उपाप्त करेगा और न ही प्रयत्न करेगा या कब्जे में लेगा। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, he shall not procure or attempt to procure or possess any question paper or any portion of such paper or copy thereof। सेकंड पॉइंट लिखिए प्लीज, ऐसी सूचना नहीं देगा और नहीं देने का प्रस्ताव करेगा ऐसी सूचना नहीं देगा और नहीं देने का प्रस्ताव करेगा जो प्रश्न पत्र से संबंधित हो। लिखिए, he shall not impart or offer to impact, होना चाहिए यहाँ पे, हाँ गलत लिखा हुआ है ना, हाँ
he shall not impart or offer to impart any information which he has related to the question paper, which he had related to the question paper. जब मैं 2011 में था, 12वीं जब दी थी मैंने, 2011 में उस साल सामाजिक विज्ञान का पेपर आउट हुआ था और हमारी एग्जाम 15 दिन बाद वापस हुई थी। उस टाइम व्हाट्सएप वगैरह नहीं हुआ करता था, लेकिन एसएमएस का जो दौर था वो आरबीएससी से, राजस्थान बोर्ड से तो पढ़ाए हुआ हूँ मैं, तो उसमें क्या 11वीं का बोर्ड हमारा पेपर आउट हुआ था सामाजिक विज्ञान का, और उस टाइम में वापस दोबारा पेपर हुआ था हमारा। चलिए आगे लिखिए, सेक्शन 5 लिखिए प्लीज, बात नहीं, सेक्शन 5 लिखिए, सेक्शन 5 लिखिए। कोई भी व्यक्ति, सेक्शन 5 लिखिए, कोई भी व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्य न्यस्त किया गया है, जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कोई भी कार्य न्यस्त किया गया है, लिखिए, इंग्लिश में लिखिए। No person who is interested with any work, pertaining to the public examination, shall directly or indirectly divulge or cause to be divulged, directly or indirectly divulged or cause to be divulged with any information which is under his knowledge, कार्य न्यस्त किया गया है, तो वह ऐसी सूचना या उसके भाग को परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा और नहीं बताएगा। एक पैराग्राफ चेंज करके लिखिए प्लीज। He can permit to disclose when his duties permitted to do so, बताएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सिवाय जब उसे ऐसा करने के लिए कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञात किया गया हो, उसे अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञात किया गया हो। पेनल्टी का पार्ट इंपॉर्टेंट है सर, पेनल्टी आएगी, पेनल्टी विल सर्टेनली कम, दे विल आस्क पेनल्टी। सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, सवाल आएगा यहाँ से, जो 4-5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे इस एक्ट से, एक तो या तो 2N पूछ लेगा, वो 2 भी पूछ लेगा आपसे, या फिर पेनल्टी इज इंपॉर्टेंट, या फिर शेड्यूल में से भी कुछ पूछ सकता है, ठीक है ना, विच इज नॉट करके, क्योंकि 3 ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए सर, शेड्यूल में 3 चीजें दी हुई है, तो चौथी चीज में जो आएगा ना सर, सवाल बनेगा विच इज नॉट अंडर द 1992। विच इज नॉट में ये याद रखना, यहाँ पे एग्जामिनेशन है, वहां रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट कर देंगे एक जगह और एक जगह एग्जामिनेशन कर देंगे, तो तुमको क्या करना है, रिक्रूटमेंट वाला करना है, क्योंकि रिक्रूटमेंट 1992 में कवर नहीं हो रही है, भर्ती की कोई भी बात नहीं है यहाँ पे, या सिर्फ एग्जाम कराने की बात है, समझ में नहीं बात। तो शेड्यूल से सवाल बनेगा एक, याद रखना, क्योंकि देखिए आरबीएससी उधर भी है, अगर आरबीएससी का रिक्रूटमेंट है, राजस्थान बोर्ड का कोई रिक्रूटमेंट है, वो भी उधर दिया हुआ है शेड्यूल में, तो तुम याद रखना वो रिक्रूटमेंट है, ये एग्जामिनेशन है। पेनल्टी में आइए प्लीज। पेनल्टी कुछ इस तरह से काम कर रही है यहाँ की, एक डायग्राम बना लीजिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर पेनल्टी, दैट इज सेक्शन 6।
एक डायग्राम बना लीजिए, स्थास्ती के लिए एक डायग्राम बना लीजिए प्लीज। सेक्शन 3 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 2,000 रुपए तक का फाइन, और क्या है सर, और बोथ। सेक्शन 4 और 5, सेक्शन 4 और 5 में अगर आप देखेंगे तो शेल नॉट बी लेस देन, इसमें क्या है सर, इम्प्रिजनमेंट कितना है इसमें, 5 साल, जो कि चला जाएगा कहां तक, 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट एंड विथ फाइन अप टू कितना है सर, फाइन कितना है सर, 10,000 रुपए। मेरे वाले में तो 10,000 लिखा है, सब में 10,000 ही लिखा है सर हमारे तो। देखिए एक बार आप अपनी चेक कीजिए सर, ऐसे कंफ्यूज मत कीजिए क्लास को आप, ये फाइन होगा सर। याद रह जाएगा, सिंपल इजी खत्म। 6 में आइए सर, wherever for the purpose of question paper of examination, wherever for the purpose of question paper of examination, person do following acts, जहां कहीं भी सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों की चोरी के लिए, जहां कहीं भी सार्वजनिक परीक्षा पत्रों की प्राप्ति के लिए, जहां कहीं भी सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कार्य करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर ए लिखिए, थेफ्ट चोरी, पॉइंट नंबर बी एक्सटॉर्शन उद्दापन, पॉइंट नंबर सी रॉबरी डकैती, तो सजा कितनी हो जाएगी सर, उसमें सजा लिखिए इसकी, तो कितनी हो जाएगी सर, 5 से 7, 15,000 से कहाँ तक है सर, 1 लाख तक है, ठीक है ना। अगर आप ये सारे ऑफेंस करोगे, प्लस इसके अलावा आईपीसी के भी ऑफेंस रहेंगे साथ में, क्योंकि नॉट विद स्टैंडिंग लगाना है यहाँ पे नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लोज लगा, कोई समझाएगा इसका क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पे किसी उपबंध की बात होते हुए भी, मतलब जहां पे नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लोज लग रहा है, मतलब आईपीसी में भी तुम्हारा थेफ्ट बनेगा, एक्सटॉर्शन बनेगा, रॉबरी बनेगा, इसके अलावा तुम्हारा यहाँ भी बनेगा। ये तो ऑफेंस है ही, साथ में ये सजा और एडिशनल जाएगी, ठीक है सर। अरे बात समझ में आ गई ना, आ जाइए 7वें में, सेक्शन 7 में आ जाइए, लिखिए इसमें, wherever any person commits an offense punishable under section 6, commits an offense which is punishable under section 6, जहां कहीं भी कोई व्यक्ति धारा 6 में अपराध कारित करने के लिए तैयारी या किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की तैयारी, या उपहति कारित करने की तैयारी, या हमला करने के लिए सदोष अवरुद्ध रखता है, या भय पैदा करता है,
या भय पैदा करता है। इंग्लिश में लिखिए, क्या लिखा है इंग्लिश में मैंने? पनिशेबल अंडर सेक्शन 6 and made preparations of following and made preparation of following and made preparation of following. Point number 1, causing death of any person, causing death of any person. Point number B, causing hurt to any person, causing hurt to any person. Point number C, assaulting any person, assaulting any person. Point number D, wrongful restraining any person, wrongful restraining any person. Point number E, putting any person in fear of death, putting any person in fear of death. Point number F, wrongful restraint any person, wrongful restraint any person, wrongful restraint any person. सिर्फ तैयारी करेगा ना सर? क्या करेगा सर? प्रिपरेशन। यहाँ पे क्या कर रहा है सर? सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा है सर सारी ऑफेंसेस की। मतलब सेक्शन 6 में पनिशेबल हो जाएगा अगर प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई तो। अभी क्या कर रहा है ये? क्राइम के 4 स्टेज होते हैं, मेंटल, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, ऑफेंस। अभी ये सेकंड स्टेज पर ही चल रहा है। क्या कर रहा है सर? ये प्रिपरेशन कर रहा है अभी, और सिर्फ प्रिपरेशन ही कर रहा है तो सजा क्या होगी सर? कमी होगी। सजा क्या है सर? 3 साल प्लस 5,000 रुपए जुर्माना। यही है, 3 साल और 5,000 रुपए जुर्माना। सेक्शन 8। अब यहां से भी सवाल बनता है, पावर टू अमेंड शेड्यूल किसके पास पावर है अमेंड करने की? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो एक लाइन लिख लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू अमेंड शेड्यूल, स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू अमेंड शेड्यूल। अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति राज्य सरकार के समक्ष है। अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति राज्य सरकार के समक्ष है। अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति राज्य सरकार के समक्ष है। शेड्यूल लिखिए इसका, अनुसूची हेडिंग डालिए, शेड्यूल, शेड्यूल लिखिए, अनुसूची। डिफरेंसेस लिखाऊंगे 1992 और 2022 के डिफरेंसेस लिखने हैं आप लोगों को। इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ऐसे लिखिए इसमें, following examination comes under Rajasthan public examination. Following examinations come under Rajasthan public examination. Prevention of Unfair Means Act 1992. Prevention of Unfair Means Act 1992 लिखिए इसमें। निम्नलिखित सार्वजनिक परीक्षाएं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 के अंतर्गत आएगी। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 के अंतर्गत आएगी। पहला पॉइंट लिखिए, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय आरबीएससी, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय आरबीएससी, कोई भी परीक्षा जो राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा संचालित हो, कोई भी परीक्षा जो राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा संचालित हो। और यहाँ पे राजस्थान माध्यमिक बोर्ड का जो एक्ट का ईयर है वो भी लिखिए, दिस इज द एक्ट नंबर 1957, अधिनियम नंबर 1957, अधिनियम नंबर 1957। और 1957 का कौन सा है सर? 42, 42, एक्ट नंबर 42 ऑफ 1957, 1957 का अधिनियम नंबर 42, अधिनियम संख्या 42। सवाल यहाँ से आएंगे, बहुत माइन्यूट चीज पढ़नी है, छोड़ना है कुछ भी नहीं है। हाँ, आरपीएससी है, वो कुछ भी पूछ सकती है, वो इन चीजों को पूछती है। मतलब बैरेक्ट के बाहर कुछ नहीं आएगा, they will not ask any question outside the barrack। ठीक है ना? सेकंड पॉइंट लिखिए, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी established by India, any examination conducted by university established by law in India, any examination conducted by university established by law in India। अब सर इंडिया की जगह राजस्थान कर देंगे ना तो गलत हो जाएगा, बहुत माइन्यूट ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे। भारत में विधि द्वारा स्थापित, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय, किसी भी विश्वविद्यालय, क्योंकि सर उसने राजस्थान, अगर उसने राजस्थान कर दिया ना, राजस्थान में विधि द्वारा स्थापित, तो भी मिस्टेक हो जाएगी। तो प्लीज ध्यान से पढ़ना बैठ को, ध्यान से, बिल्कुल यहाँ से 2-3 नंबर फालतू नहीं कटने चाहिए। स्टेट ऑटोनोमस जितने भी होते हैं ना, वो स्टेट गवर्नमेंट से संचालित होते हैं। तो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होते हैं ना, जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले हो गया, ये महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी हो गई, उसकी बात कर रही है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज उसी की बात हो रही है यहाँ पे, ये सब ऑटोनोमस ही है जी। चलिए चलिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एन ऑटोनोमस कॉलेज इन द स्टेट। ये देखो सर, कहाँ पे स्टेट और कहाँ पे इंडिया, याद रखना। एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी ऑटोनोमस कॉलेज, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी ऑटोनोमस कॉलेज, हिंदी में लिखिए, राज्य में किसी भी स्वायत्त, राज्य में किसी भी स्वायत्त महाविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा, महाविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा, ओके।